नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। क्या व्यक्ति को देखकर न्याय करना चाहिए? क्या पुलिस न्याय प्रणाली को सामने कौन है ये देखकर तय करना चाहिए कि सजा क्या मिलेगी? क्या सरकार को कभी भी ये सोचना चाहिए कि आरोपी कौन है, किस पद पर है, या क्या रुतबा या रसूख रखता है, और उसके मुताबिक तय करना चाहिए कि उसका सजा का प्रावधान क्या होगा या परिणाम क्या होगा? सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जब नरेश मीणा ने एक एसडीएम को चांटा मारा, तो अगर उस मामले में उनको कई हफ्तों या महीनों तक जेल में सजा काटनी पड़ी, तो क्या छोटूलाल शर्मा, वो एसडीएम जो कि साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में चांटे मारते हुए अलग अलग लोगों को दिख रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को केवल निलंबन देकर छोड़ देना चाहिए? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि न्याय न केवल होना चाहिए पर लोगों को यह लगना चाहिए कि न्याय हुआ है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर अब ये सवाल खड़े हो चुके हैं कि क्या भेदभाव हुआ है, या फिर क्या जिस तरह से नरेश मीणा के साथ समरावता थप्पड़ कांड में बर्ताव हुआ सरकार के द्वारा, उसी सरकार के द्वारा छोटूलाल शर्मा के साथ वैसा ही बर्ताव हुआ है क्या? यह आप वो लेटर देख सकते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा जो जारी की गई थी, निलंबित करने की इसमें बात लिखी गई है तुरंत प्रभाव से। पर आज राजस्थान तक ये सवाल खड़ा करना चाहता है कि एसडीएम छोटूलाल शर्मा द्वारा किया गया थप्पड़ कांड के इतने दिन बीत जाने के बावजूद क्या अभी तक अगर उनकी बर्खास्तगी नहीं हुई है तो ये राजस्थान की बीजेपी की भजनलाल शर्मा सरकार के द्वारा भेदभाव नहीं दिखाता? ये वो कंप्लेंट लेटर है, इसको एक बार पॉज कर दीजिए, जिसको भजनलाल शर्मा की सरकार में एसडीएम छोटूलाल शर्मा की कथित तौर पर पत्नी दीपिका व्यास द्वारा, आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है इसमें, ये दी गई थी। और इसमें उन्होंने जो लिखा है मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें ये लिखा हुआ है साफ तौर पर कि पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने हेतु रुके तो ईंधन भरने वाले ने मेरे को आंख मारी, जिस पर मेरे पति ने गुस्सा में डांटा तो वह हमारी गाड़ी में नहीं भरकर पीछे वाली गाड़ी में भरने लग गया। बोला क्या माल लग रही है। यह इस कंप्लेंट लेटर में लिखा हुआ है। जबकि जो इंटरव्यू दिया गया पति पत्नी के द्वारा, उसमें यह कहा गया है कि जब दीपिका व्यास ने छोटूलाल शर्मा को यह कहा कि वो व्यक्ति छेड़ रहा है या आंख मार रहा है, तो उन्होंने कहा कि सीएनजी खत्म हो गया है या होने वाला है या हो सकता है, तो इसको भरवा लेते हैं। अगर सवाल यह खड़ा होता है कि अगर आंख मारी थी उस कर्मचारी ने, तो ऐसा कब हुआ था? क्या यह तब हुआ था जब दीपिका व्यास गाड़ी में बैठी हुई थी? और अगर यह तब हुआ था तो तब क्यों आग बबूला नहीं हुए छोटूलाल शर्मा? आग बबूला वो साफ तौर पर वीडियो में नजर आ रहा है तब हुए जब सीएनजी स्टेशन के कर्मचारी ने उस गाड़ी में, जिस गाड़ी में वो बैठे हुए थे, उसमें पेट्रोल ना भरकर या सीएनजी ना भरकर पीछे वाली गाड़ी में सीएनजी भरने की कवायद चालू कर दी। ये साफ तौर पर दिख रहा है। तो क्या अगर इनकी बात एक मिनट के लिए सच भी मान ली जाए कि दीपिका व्यास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी, तो तब क्यों गुस्से से आग बबूला नहीं हुए या मारपीट नहीं की छोटूलाल शर्मा ने? मारपीट साफ तौर पर, ये आप देख सकते हैं गाड़ी खड़ी है और कर्मचारी ने साफ तौर पर उनको कहते हुए सुने जा सकता है कि क्या आपने ढक्कन खोला था, या अगर ये ढक्कन नहीं खोला गया था तो
उसके बाद जब वो पीछे वाली गाड़ी में कवायद में लग गए, उसमें ईंधन भरने में, तब साफ तौर पर देखा जा सकता है छोटूलाल शर्मा को आग बबूला होते हुए, और गाली गलौच भी साफ तौर पर सुनी जा सकती है उस फुटेज में। पर जब आज तक राजस्थान तक के संवाददाता उनके पास पहुंचे तो देखिए कैसे बदले बदले स्वर नजर आ रहे हैं, किस तरह से इनका बदला हुआ रुख नजर आ रहा है। कौन सी नौकरी करने के लिए जाऊंगा मैं? मेरे लिए बच्चे जरूरी है, ये ऐसी नौकरी जरूरी है। मेरे को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे परिवार को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, और ऐसी राजनीतिक दुर्भावना क्यों रखी जा रही है मेरे साथ में? मैं इसका जवाब मांगना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि राजनेता बाकी जो सत्ता के लोग हैं वो उनको बताया कि आपके साथ रोक दीजिए। तो क्या उन लोगों ने, देखिए सवाल कई खड़े होते हैं। अगर आंख मारी थी, अगर अपशब्द का इस्तेमाल किया था, तो अगर कंप्लेंट में 3 लोगों की बात कही गई है तो किसने आंख मारी थी, यह बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा हुआ था तो क्या जो कंप्लेंट लेटर है उसमें नाम लिखा गया है कि फलाने बंदे ने आंख मारी थी? अगर सच में ऐसा हुआ था तो मारपीट छोटूलाल शर्मा ने तब तो नहीं की जब उनकी पत्नी के मुताबिक उस व्यक्ति ने ऐसा किया था। उनका तो ये लेटर में मेंशन है, कंप्लेंट लेटर में, कि डांट दिया। पर साफ तौर पर जो कई लोगों से छोटूलाल शर्मा के बारे में मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि ये पहले से गुस्सेल किस्म के व्यक्ति रहे हैं और कई बार इनके लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, कई बार एपीओ भी हो चुके हैं। पर मंशा सरकार की क्या है, इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों, अगर नरेश मीना के मामले में उस व्यक्ति को अगर थप्पड़ कांड की वजह से जेल भेजा गया था, हालांकि कहते हैं कि उनके ऊपर कई और मामले भी थे, पर अगर समरावता थप्पड़ कांड में उनको जेल भेजा गया था और कई हफ्तों तक उनको जेल में रखा गया, तो भजनलाल जी, छोटूलाल शर्मा क्यों अभी इस वक्त गिरफ्त से बाहर हैं? न्याय अगर समय पे हो, टाइमली हो, अंग्रेजी में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय समय पर होना बेहद जरूरी है ताकि संदेश लोगों तक सही जाए। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा अंता के बड़े चुनावी रण के बारे में। 11 नवंबर को, यानी कि अब से महज करीब 15 दिन बाद या करीब 16 दिन बाद अंता में उपचुनाव होना है। और जिस तरह से प्रमोद जैन भाया और नरेश मीना की आपसी लड़ाई, राजनीतिक तौर पर राजनीतिक लड़ाई सामने आ रही थी, लग ये रहा है कि ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। हालांकि प्रमोद जैन भाया जो हैं वो पुराने मंजे हुए राजनेता रहे हैं। नरेश मीना का जो चुनाव अभियान है वो भी जारी है। दोनों के चुनाव अभियानों में जगह पर जहां जहां वो जा रहे हैं लोगों की खासी भीड़ आ रही है। पर क्या नरेश मीना की वजह से मोरपाल सुमन चुनाव जीतने वाले हैं? कई लोगों का यह मानना है कि नरेश मीना अंता में कांग्रेस के वोट जो हैं वो बड़े तरीके से काट सकते हैं, जिसका फायदा साफ तौर पर मोरपाल सुमन को मिलने वाला है। आप देख सकते हैं प्रमोद जैन भाया तराजू में बैठे हुए हैं। अक्सर राजनेता इस प्रकार की हरकतें करते हैं और प्रमोद जैन भाया तो चुनाव के मैदान के पुराने खिलाड़ी रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर कई आरोप भी लगे हैं, भ्रष्टाचार के, खनन माफिया के साथ संलिप्तता के कई आरोप तो कांग्रेस के दिवंगत नेता भरत सिंह कुंदनपुर ही कई बार लगा चुके हैं। पर चुनावी मैदान में प्रमोद जैन भाया को पता है कि इस समय वो नरेश मीना को हल्के में नहीं ले सकते, या फिर अगर हल्के में लेते हैं तो एक तरह से राजनीतिक तौर पर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। और बीजेपी कहीं ना कहीं ये सोचकर खुश है कि इन दोनों की आपसी लड़ाई में फायदा जो है वो मोरपाल सुमन को मिल सकता है। उसको पेश बीजेपी
इस तरह से कर रही है कि एक तरफ प्रमोद जैन भाया है, जिसके बारे में उन्हीं के पार्टी के नेता उनको भ्रष्ट बताते थे, कहते थे कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो दूसरी तरफ नरेश मीना है जिसके बारे में इस प्रकार की इमेज पोर्ट्रे की गई है कि ये तो गुस्सेल नेता है। तो दूसरी तरफ बीजेपी का मानना है कि मोरपाल सुमन एक तरह से निष्कलंक नेता है जो कि किसी बड़े विवाद में शामिल नजर नहीं आ रहे, और उनका मानना है कि इसका फायदा उनको आने वाले अंता उपचुनाव में मिल सकता है। खैर, अंता का उपचुनाव जो है उसका परिणाम जो भी रहे, एक सीट है, पर एक सीट कई बार किस तरह राजनीतिक हवा बह रही है, किस तरफ आने वाले समय में राजनीतिक दावपेच खेले जा सकते हैं, उसका आगाज कर सकती है। और अंता का उपचुनाव इसी मद्देनजर एक महत्वपूर्ण उपचुनाव माना जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, नरेश मीना की सभा में खासी भीड़ जो है वो है, मौजूद है। ये आज ही का वीडियो बताया जा रहा था, और चुनाव इसलिए भी दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि कोरकसर ना तो नरेश मीना छोड़ रहे हैं अपनी तरफ से, ना ही प्रमोद जैन भाया छोड़ रहे हैं, पर क्या इन दोनों की लड़ाई में फायदा मोरपाल सुमन ले जाएंगे, ये नतीजे वाले दिन पता लग जाएगा। इस बुलेटिन में अंत में मैं बात करना चाहूंगा जयपुर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर द्वारा शुरू किए गए नवाचार के बारे में। उन्होंने अटल उद्यान का इनॉग्रेशन किया है, और इसके तहत 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको न केवल संवाद का, पर एक जगह जहां पर वो बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। और पहले भी सर्वाइकल कैंसर को लेकर ये उनके मरीजों को लेकर एक अभियान शुरू कर चुकी हैं, और ऐसे अभियान के तहत जो ये आउटरीच प्रोग्राम है, मेरा ये मानना है कि ये सराहनीय योग्य है, और ये दिखाता है कि समाज का एक ऐसा वर्ग जिसको कई बार ऐसा लगता है कि उनकी तरफ लोगों का अटेंशन नहीं है उस तरफ से, या फिर उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है, या फिर उनकी उतनी पूछ नहीं है जितनी होनी चाहिए, ऐसे वर्ग को अगर वंचित महसूस होने से अगर बचाया जा सकता है तो ये एक सराहनीय कदम है। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद।